हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट की क्लास है और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रजिया और उसके बाद बैराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद के बारे में जाना था। नेक्स्ट जो शासक हुआ वो हुआ गयासुद्दीन बलबन, जो कि गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था और जिसने कि गुलाम वंश में सुल्तान की पदवी को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, आवश्यकता थी क्योंकि इस समय तक आप लोगों ने देखा होगा कि रजिया के बाद से जो प्रमुख 3 शासक हुए, यानी 40 से लेकर के 66 तक 65 तक का समय जब ये शासक गद्दी पर बैठता है, उस समय तक सुल्तान का जो पद है वो एक तरह से बहुत ही कमज़ोर स्थिति में चला जाता है। जो भी शासन है वो कौन कर रहा होता है, नायब ममलिकात के हस्तगत होता है और इसी वजह से शासक की सत्ता जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ये आवश्यकता थी, उस समय की मांग थी और इसी मांग की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गयासुद्दीन बलबन ने जो अपने पूरे शासनकाल में जो है वो सुल्तान के पद को या शासक के पद को गरिमामयी और श्रेष्ठता प्रदान करने का प्रयास जो है करता रहा था। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम लोग गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, एक गयासुद्दीन तुगलक भी है, एक गयासुद्दीन बलबन भी है। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था, बहाउद्दीन। और वह जो है वह इलबारी तुर्क था, जो कि कौन था, इल्तुतमिश भी क्या था, इलबारी तुर्क था। और इस प्रकार से कई इतिहासकार इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग गुलाम वंश के रूप में पढ़ते हैं, तो कई इतिहासकार इसको गुलाम वंश न कह करके इलबारी वंश की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, बलबन के सत्ता प्राप्त करने के पश्चात एक नए राजवंश यानी बलबनी वंश या कहें द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना होती है। क्योंकि ये भी इलबारी वंश का था लेकिन इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित नहीं था, ये इल्तुतमिश का दास था। ठीक है, इसलिए इसको प्रथम इलबारी वंश के साथ नहीं रखा जाता है और इसके समय से द्वितीय इलबारी वंश की का प्रारंभ जो है वो माना जाता है। ठीक है, बलबन को बाल काल में ही मंगोलों द्वारा दास के रूप में बेच दिया गया था। इसके पश्चात जिसको ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा था। ठीक है, ख्वाजा जमालुद्दीन बाद में दिल्ली में अपने दासों के साथ उपस्थित होता है, जहां पर 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने इन सभी दासों को खरीद लिया था। ठीक है, इसके समय का एक वक्तव्य जो है हमको इब्न बतूता के द्वारा प्राप्त होता है। इब्न बतूता लिखता है कि, नाम लिख देता हूँ मैं, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। और इसने बलबन के बारे में अपनी पुस्तक रहला में लिखा है कि बलबन को जो है वो इतना कुरूब था कि उसकी कुरूबता की वजह से इल्तुतमिश ने उसको खरीदने से मना कर दिया था। लेकिन तब बलबन ने ये कहा कि आपने 99 दास खरीद लिए, एक दास मुझे अल्लाह की मर्जी के रूप में ही अपने पास रख लीजिए या खरीद लीजिए, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने बाद में बलबन को खरीद लिया था। तो इस प्रकार का वक्तव्य जो है इब्न बतूता के द्वारा प्राप्त होता है, आप लोग इसको याद रखना। और साथ ही साथ जब उसको गुलाम के रूप में खरीदा गया तो उसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पानी पिलाने या पौधों को पानी देने, इस तरह का माली जैसा कार्य जो है प्रारंभ में दिया गया था बलबन को। और लेकिन वो अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गया था। तो
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे साबित होता है कि गयासुद्दीन बलबन जो है एक योग्य व्यक्ति था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी उपाधियों की। तो इसने जिले इलाही, ठीक है, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे अकबर ने भी इस प्रकार की उपाधि धारण की थी। तो जिले इलाही पदवी धारण करने वाला पहला जो शासक हुआ वो कौन था? बलबन। ठीक है, 1249 में हम लोगों ने देखा था कि उलोग खां की उपाधि जो है नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा इसको दी गई थी। इसके अलावा इसने नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, इस प्रकार की उपाधियां जो है इसने धारण की थी। नेक्स्ट है, ये अपने आप को फिरदौसी की एक पुस्तक है सायनामा, जो कि महमूद गजनवी के समय लिखी गई थी। ठीक है, इसमें ईरानी एक देवता है, एक तरह से वंश राजवंश का प्रमुख व्यक्ति था, जो कि इतिहास में वहाँ पर बहुत फेमस है। ठीक है, वो था अफरासियाब। तो इसने खुद को उसी राजवंश से, अफरासियाब राजवंश से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साथ ही साथ कुछ अभिलेख के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 अभिलेख आप लोगों को याद रखने हैं। पहला है पालम बावली अभिलेख। ठीक है, पालम बावली अभिलेख में बलबन को ये लिखा गया है कि बलबन विष्णु के कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि विष्णु भगवान, हमारे जो हिंदू धर्म के भगवान हैं विष्णु भगवान, उनकी सेवा कर रहा है या उनके कार्य कर रहा है, इस तरह का इस अभिलेख में वर्णन मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब उसको टफ करने होते हैं या घुमाने होते हैं ये, तो वो इसी तरह के पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। अब इसमें आप लोग सोचेंगे नहीं कि बलबन जो मुस्लिम शासक है वो विष्णु का कार्य कैसे कर रहा होगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए आसान है। इसके अलावा एक गढ़मुक्तेश्वर का अभिलेख है, गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर के अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? खलीफा का सहायक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। कहा जाए खलीफा का सहायक किस अभिलेख में कहा गया? तो गढ़मुक्तेश्वर में। और वह विष्णु के कार्य कर रहा है, यह किस अभिलेख में कहा गया? तो पालम बावली अभिलेख में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्यों के विषय में। तो जिसमें सबसे पहला है तुर्काने चहलगानी। ठीक है, चालीसा का दमन, जो जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इल्तुतमिश के समय चालीसा दल का गठन किया गया था, जो उसके प्रमुख खास 40 तुर्क दासों का या तुर्कों का एक प्रमुख संगठन था, विश्वास पात्रों का संगठन था। ठीक है, इसमें बाद में चालीसा का सदस्य जो है बलबन भी हुआ था, लेकिन वो चूँकि रजिया के बाद से या रजिया के समय से ही ये देखा जाने लगा था कि साम्राज्य में सबसे ज़्यादा यदि किसी की चल रही थी तो वो इस चालीसा दल की ही चल रही थी, जिसकी वजह से सुल्तान की पदवी को जो है काफ़ी गहरा आघात लग रहा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बलबन ने इस दल का गठन किया था और इस दल को समाप्त किया था। और इस दल को समाप्त करने के लिए बलबन ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बलबन ने कौन सी नीति का पालन किया? तो लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, तो ये था तुर्काने चहलगानी से संबंधित प्रमुख कुछ बातें। नेक्स्ट है, इसके समय तुगरेल खां का विद्रोह हुआ था 1276 ईस्वी में। ठीक है, प्रारंभ में बलबन ने अवध के जो सूबेदार थे उसको भेजा था इसका दमन करने के लिए, लेकिन जब वो असफल हुआ तो बलबन ने उसको अवध के किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो यानी कि बलबन एक बड़ा ही सख्त शासक था और वो किसी की भी गलतियां माफ़ नहीं करता था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी उसके शासनकाल के संदर्भ में। दूसरी बात, तुगरेल खां जो है
ये प्रारंभ में बलबन का दास था और इसको बलबन ने बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन बाद में इसने विद्रोह करके बंगाल में खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया और इसी वजह से इसको दबाने का या इसको पराजित करने के लिए जो है बलबन इतना उत्साहित था। ठीक है। दूसरी बात कि किसी दास के द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, दास द्वारा किया गया और अपने ही मालिक यानी जिसका वो दास था उसी के खिलाफ, तो दास के द्वारा किया गया ये पहला विद्रोह माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस विद्रोह का। ठीक है, 1276 में बलबन खुद जाता है इस विद्रोह को शांत करने के लिए और तुगरिल खां जो है वो बाद में वहाँ से बलबन के आने की सूचना पाकर के भाग खड़ा होता है और उड़ीसा की ओर भाग जाता है, लेकिन बाद में उसको पकड़ा करके मृत्युदंड दिया जाता है। इसके बाद बलबन जो है अपने पुत्र बुगरा खां को यहाँ का शासक जो है नियुक्त कर देता है या सूबेदार नियुक्त कर देता है। बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां को यहाँ का शासक नियुक्त करता है। बुगरा खां जो है ये बलबन का पुत्र था और इससे ही बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत की चर्चा की है, इसको ही अपने राजत्व सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, और वहीं से हम लोगों को बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट कि बुगरा खान जो है उसको बलबन बताता है कि यहाँ पर बंगाल में कभी भी विद्रोह करने का प्रयास मत करना और दिल्ली के सुल्तान के प्रति हमेशा वफादारी रखना, क्योंकि तुम चाहे जितने विद्रोह कर लो, दिल्ली की एक अंगड़ाई भी बंगाल के विद्रोह को शांत करने के लिए काफ़ी है। यानी कि दिल्ली का शासक अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो बंगाल के विद्रोह का दमन कर देगा। इस वजह से तुम कभी भी भविष्य में यहाँ पर विद्रोह करने का प्रयास मत करना। ठीक है, इस प्रकार की बातें बलबन ने बुगरा खां को समझाई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जो कि उसके कार्यकाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। ठीक है, बलबन का जो राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार था वो फारसी राजत्व से लिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो फारसी वंश के शासक अफरासियाब से खुद को जोड़ने का प्रयास करता था और इसी वजह से उसने अपने साम्राज्य में कई सारी फारसी प्रथाओं को भी लाया था। ठीक है, तो इसीलिए उसका जो पूरा राजत्व सिद्धांत है वो फारसी सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, जैसे इसकी कुछ खास बातें क्या थी कि बलबन ये कहता था कि सुल्तान जो है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, यानी कि नियाबत खुदाई है। ठीक है, तो इसी वजह से उसको नियाबत खुदाई कहा जाता है। दूसरा, उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले अल्लाह है, अर्थात ईश्वर की परछाई है। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की परछाई है तथा पैगंबर के पश्चात सुल्तान का ही स्थान आता है। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं ये सुल्तान की पद की गरिमा को बढ़ाना है। ठीक है, इस सबसे क्या हो रहा है, सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और वही किया पूरे शासनकाल के दौरान बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राजा का हृदय ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार है। ठीक है, इस संबंध में मानव जाति में उसके समान कोई नहीं है, यानी कि उसको ये कहने का प्रयास करता है कि जो राजा बनता है वो दैवी कृपा से बनता है और ईश्वरी कृपा जो है उसके हृदय में विद्यमान रहती है और जिसकी प्रेरणा से वो शासन संचालन का कार्य जो है करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रमुख बातें बलबन के राजत्व सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, और उसके समय के जो प्रमुख कार्य थे वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बलबन के विषय में ही इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।